आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उस जिले की एक ऐसी लड़की जिसका नाम अनुराधा होता है। अनुराधा की इच्छा थी कि वह अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाकर यूपीएससी की तैयारी करे, यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बने। वह काफ़ी मेहनती थी। उसकी उम्र शादी की हो चली थी, लेकिन शादी वह करना नहीं चाहती थी। अपने माँ बाप से हमेशा कहती रहती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे पढ़ाई करके पढ़ लिख कर कुछ बनना है। लेकिन वो उसके जो माँ बाप थे गरीब थे, वह गरीब घर की लड़की थी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी आगे पढ़ाई करवा सकें, और साथ ही साथ उनकी इच्छा थी कि जितने जल्दी लड़की की शादी कर दी जाए, ससुराल चली जाए, अच्छा है। जब माँ बाप उस लड़की की बात नहीं मानते हैं तो लड़की को मजबूर होकर शादी करनी पड़ती है। लड़की की शादी हो जाती है अनुराधा की। अनुराधा अपने ससुराल में जाकर वहाँ अपने पति से कहती है अपनी जो इच्छा होती है पढ़ने की। उसका पति भी चाहता है कि वह पढ़े और पढ़ लिख कर कुछ बने, उसका जो सपना है पूरा हो। लेकिन अनुराधा के जो सास ससुर थे, उस लड़के के माता पिता, उनकी इच्छा थी कि पता नहीं कुछ बने या ना बने, लेकिन इसके चक्कर में मेरे घर का नुकसान हो जाएगा, काफ़ी पैसे खर्च होंगे, और साथ ही उसका जो घर का काम है वह कौन करेगा, वह कौन देखेगा। अनुराधा के सास ससुर यह नहीं चाहते थे कि वह पढ़ाई करे, और जिसके चक्कर में उसका जो काम है घर का वह पड़ा रह जाए या घर का कोई नुकसान हो। काफ़ी दिनों तक वह अपने पति से बातचीत करती रही इसके बारे में। उससे कहती रही कि मेरी जो है आगे की पढ़ाई करने की इच्छा है और आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन वह लड़का करता भी तो क्या करता, एक तरफ उसके माता पिता और दूसरी तरफ उसकी बीवी अनुराधा। लड़का भी माँ बाप का कहा मान जाता है, और अनुराधा का जो सपना था उसको वह पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। फिर धीरे धीरे दोनों में, फिर उसके बाद जो अनुराधा है उसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरा सपना है वह पूरा नहीं हो पाएगा अगर ऐसे ही रहा तो। जो अनुराधा है एक फैसला लेती है अपने आप से कि मुझे तलाक लेना चाहिए। डिवोर्स करने के बाद मैं पढ़ पाऊंगी, मेरे को पढ़ने का समय मिल जाएगा। उसके बाद पुनः जो अनुराधा है अपने पति से यह कहती है कि अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, मेरी पढ़ाई आगे जारी करने के लिए, आगे स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, तो ठीक है, नहीं तो मैं तलाक चाहती हूँ आपसे, आपसे डिवोर्स चाहती हूँ। अनुराधा के सास ससुर भी अनुराधा के खिलाफ हो जाते हैं और तलाक दे देना ही उचित समझते हैं। दोनों की तलाक हो जाती है। उसके बाद अनुराधा अपने घर चली जाती है। वहां रहकर वह पढ़ाई करना शुरू कर देती है, मन लगाकर पूरी इच्छा से अपनी वह पढ़ाई करती है। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि किसी भी तरह से, कितनी भी मेहनत करके मुझे अपने सपने को पूरा करना है, मुझे आईएएस बनना है। काफ़ी मेहनत करने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि अनुराधा यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर जाती है और अब वह आईएएस बन जाती है। और इत्तेफाक से होता यह है कि अनुराधा की जो पोस्टिंग होती है उसी ज़िले में, उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर उसकी ससुराल थी, जिस ज़िले में, हो जाती है। अब अनुराधा का पहला दिन था वहाँ पर। अनुराधा एसडीएम साहिबा वहाँ पर पधारने वाली थी। वहाँ पर जो पहले से कर्मचारी थे उनकी जो है स्वागत की तैयारियां कर रहे होते हैं। काफ़ी तैयारियां चल रही हैं उनके स्वागत की कि आज नई एसडीएम साहिबा यहाँ पर आने वाली हैं। पूरा व्यवस्था किया जाता है। वहाँ पर एक बड़े बाबू होते हैं, वहाँ की पूरी देख रेख करते हैं। उनके देख रेख में सारा काम हो रहा है, सारी तैयारियां चल रही हैं। तभी एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से
2 पुलिस वाले निकलते हैं और उसके बाद एक लेडीज जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 वर्ष रही होगी, एसडीएम साहिबा यानी, उस गाड़ी से निकलती हैं। उनका दरवाजा खोला जाता है, वो गाड़ी से बाहर आती हैं। उनको फूलों की माला पहनाई जाती है। वहां पर उपस्थित सभी कर्मचारियों के द्वारा एक एक करके सबकी पहचान कराई जाती है। सब लोग उनको माला पहनाते हैं, अपना परिचय बताते हैं। इसी तरह नंबर आता है। एक वहां पर कर्मचारी जो होता है, जो पियोन का काम करता है, उसकी पहचान जब कराने की बारी आती है, उसको पहचान जाती हैं एसडीएम साहिबा और कहती हैं, क्योंकि बड़े बाबूजी जो है वो सबकी पहचान करा रहे थे, सबके बारे में परिचय दे रहे थे, तो बड़े बाबू से एसडीएम साहिबा कहती हैं कि कृपया आप इनका परिचय न दें, इन्हें अपना परिचय खुद ही देने दें। तो वो जो कर्मचारी था, पियोन था, वो अपना परिचय बड़े ही मुश्किल से केवल अपना नाम बताकर और फिर वहां से भाग जाता है। लज्जा जाता है, शर्मा जाता है, यानी रोने लगता है, वहां से भाग जाता है। उसके थोड़ी देर बाद जो मैडम होती हैं एसडीएम साहिबा, कहती हैं कि बड़े बाबू ये भाग क्यों गए। बड़े बाबू कहते हैं कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठीक हो जाता है। अगला दिन आता है, फिर सभी कर्मचारी आते हैं, एसडीएम साहिबा भी आती हैं, अपनी कुर्सी संभालती हैं। उसके बाद वही पियोन मैडम के देख रेख में लगा रहता है, लेकिन मैडम के सामने बहुत ही कम जाने की कोशिश करता है। वह कम से कम जाता है, कोई जरूरी होता है या बुलाया जाता है उसको जब, तभी वो जाता है, नहीं तो वहां जाने से कतराता रहता है। इसी तरह एक दिन वहां का एक अधिकारी, जो कि मैडम के अलावा दूसरे कैबिन में बैठे हुए थे, किसी बात को लेकर मैडम को भला बुरा कहने लगते हैं। यह बात वहीं पर खड़े उस पियोन को सुनाई पड़ रही थी और मैडम जो कि दूसरी कैबिन में थे, इसलिए उनको पता नहीं लग रहा था इसके बारे में। पियोन को अच्छा नहीं लगता है और वह झगड़ा कर लेता है उसके साथ। धीरे धीरे बात हाथापाई तक आ जाती है और दोनों आपस में, एक कहाँ बड़ा अधिकारी और कहाँ एक पियोन, दोनों में मारपीट हो जाती है। मामला एसडीएम साहिबा तक पहुंचता है। जब एसडीएम साहिबा को यह पता चलता है तो वो उस पियोन को बुलाते हैं, कर्मचारी को, और पूछते हैं कि क्या बात है। वह व्यक्ति, पियोन जो होता है, वो कहता है आपको वह गाली दे रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैडम साहिबा कहती हैं कुछ भी हो, वो मुझे दे रहा था, तुमको क्या जरूरत थी, चलो अपना काम करो। वो चला जाता है वहां से। लेकिन उसके बाद, लेकिन लगभग एक सप्ताह बाद मंत्री जी आने वाले होते हैं और मंत्री जी जब आते हैं तो वहां पर जो वहां का एसडीएम होता है उसको उपस्थित रहना पड़ता है, क्योंकि वहां की सारी देख रेख, वहां की सारी व्यवस्था उसे करानी पड़ती है। उनके स्वागत के लिए वहां पर तैयार रहना पड़ता है, हाजिर रहना पड़ता है। पूरी देख रेख को करा रही होती हैं, वहां पर पूरा व्यवस्था करा रही थी, उनके स्वागत की तैयारियां करवा रही थी। तभी मैडम साहिबों को ख्याल आता है कि जो पियोन था वो आज आया नहीं है। वह बड़े बाबू को बुलाती हैं और कहती हैं बड़े बाबू जरा देखो तो वो पियोन क्यों नहीं आया। बड़े बाबू कहते हैं पता करता हूँ। फोन लगाते हैं घर पर, कुछ पता नहीं चलता। फिर 2-4 जगह फोन लगाने के बाद कुछ खबर मिलती है कि जो पियोन है, कल रात में उसके साथ एक घटना हुई जिसमें उसको बदमाशों ने बुरी तरह पीटा और वो इतनी बुरी तरह घायल है कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा और वह हॉस्पिटल में भर्ती है। बोल पाने में भी काफी असमर्थ है, बहुत ही कम वह बोल पाता है।
यह सब बातें जब बड़े बाबू को पता चलता तो सारा कुछ एसडीएम साहिबा को बताते हैं। एसडीएम साहिबा का अचानक दिमाग सन्न हो जाता है, चौंक जाती हैं। बड़े बाबू भी यह सब देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि मैडम इतना शौक कैसे हो गई। उसके बाद बड़े बाबू से मैडम कहती हैं, बड़े बाबू तुम यहाँ अपना तैयारी कराओ और मंत्री जी आने वाले हैं, उनका स्वागत करना, उनके देख रेख की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ, तुम इसे देखना। और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। और भागती भागती आती हैं और ड्राइवर से कहती हैं गाड़ी स्टार्ट करो और हॉस्पिटल चलो। बड़े बाबू से हॉस्पिटल का पता पूछती हैं और वह हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। इधर बड़े बाबू सोच में पड़े थे कि मैडम को क्या हुआ, ये इतना परेशान क्यों है, उस प्योन के लिए अस्पताल में भर्ती है, ठीक हो जाएगा। वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं वो प्योन जो है उसका इलाज चल रहा था, बुरी तरह घायल है, जगह जगह पट्टियां लगी हुई हैं। वहां पर डॉक्टर को बुलवाया जाता है और डॉक्टर से कहा जाता है कि इस पेशेंट की ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखी जाए, अगर इसके इलाज में कोई भी कमी आती है तो उसके लिए वह कुछ भी कर सकती हैं। वहां पर उनको सचेत करने के बाद डॉक्टरों को, और फिर वह वापस चली जाती हैं। लगभग 4-5 दिन के बाद फिर पता चलता है वो जो प्योन था उसको छुट्टी मिल गई है, वो घर चला गया है। तब एक दिन मैडम साहिबा कहती हैं ड्राइवर से कि गाड़ी निकालो और उसके घर चलना है। अब ड्राइवर गाड़ी उनके घर पहुंचाता है मैडम के बताए हुए रास्ते पर ले जाकर। पहुंचने पर मैडम अपने जो गनर होते हैं उनको बाहर रोक देती हैं और अंदर जाती हैं, घर के प्रवेश करती हैं। घर का माली हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, काफी दिनों से यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं हुई है। वो जो प्योन था टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ, मक्खियां लग रही थीं। पास में रखी हुई दवाई जिसको उठाने की वह कोशिश कर रहा था, शायद वह उसे खाना चाहता था लेकिन उसके जो हाथ थे काम नहीं कर रहे थे। इतनी जर्जर परिस्थिति देखकर मैडम मायूस सी हो जाती हैं। उसके बाद धीरे से वो जो दवाई उठाने की कोशिश कर रहा था उस दवाई को मैडम उठाकर अपने हाथ से उस प्योन को खिलाती हैं। उसके बाद पानी लेती हैं और उसको पिलाती हैं अपने हाथ से। काफी देर हो जाता है, बाहर खड़े हुए गनर भी सोच में पड़ जाते हैं कि मैडम को क्या हो गया, अभी निकली नहीं। मैडम उस प्योन से बात करने लगती हैं और कहती हैं कि तुमको क्या जरूरत थी इस मामले में पड़ने की। वह प्योन कहता है मैडम क्या करता, वो आपको इतनी बुरी तरह गाली दे रहा था और मैं सुन नहीं सकता था, मैं सह नहीं सकता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो मैडम साहिबा पूछती हैं तुम्हारे घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अब आपको यहाँ बताता रहूं चलूं कि प्योन कोई और नहीं बल्कि वही जिससे उसने तलाक लिया था, वही पति था एसडीएम साहिबा का। अब तो मैडम जो होती है पूछती हैं प्योन से कि क्यों, क्या हुआ, तुमने शादी क्यों नहीं की। तो रोने लगा, कहने लगा कि मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन आप जरूर आओगे, इसी इंतजार में मैंने शादी नहीं किया। तभी जो मैडम होती हैं वो भी रोने लग जाती हैं और दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगते हैं और कहते हैं, मैडम कहती हैं क्या करती मैं, मेरा जो सपना था मैं उसे पूरा करने के लिए आप लोगों से बहुत गुजारिश की लेकिन आप लोग माने नहीं, तुम्हें मजबूर होकर ऐसा कदम उठाना पड़ा, मुझे तलाक लेना पड़ा। दोनों रोने लगते हैं लिपट कर। और अब उसके बाद मैडम जो होती है कहती हैं अब मैं इसी घर में आपके साथ ही रहा करूंगी। उसके बाद मैडम अपने आंसू पोंछती हैं और बाहर जाती हैं। जो ड्राइवर होते हैं, गनर होते हैं, उनको कहते हैं गाड़ी लेकर आप लोग चले जाओ और कल सुबह आना। उसके बाद गनर और वो ड्राइवर जो है सारे सोच में पड़ जाती हैं कि मैडम को क्या हो गया है। वो सारे उसके बाद वहां से चले जाते हैं। दोनों की फिर से मुलाकात होती है, फिर से एक नई जिंदगी शुरू होती है। कहते हैं कि
प्यार हो तो ऐसा हो, क्योंकि इस संसार में कोई बड़ा पद, कोई ज़्यादा पैसा आ जाने के बाद में पति-पत्नी ही एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, पहचानना बंद कर देते हैं। वो अपना अलग रिश्ता बना लेते हैं। बीता हुआ एक मामला जैसे ज्योति मौर्य को लेकर आपने सुना होगा। इसी तरह से बहुत सारे लोगों की सोच होती है। वो अपनी घटिया सोच के कारण और क्या-क्या कर बैठते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी और इसमें मेरी कहानी सुनाने के दौरान कोई कमी पेशी, कोई त्रुटि है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा भी ये नया-नया चैनल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरी गलती हुई उसे माफ़ कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।